नमस्कार। नोएडा शहर के अनमोल रतन नोएडा खबर की ये प्रस्तुति हम लगातार कर रहे हैं और आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कला साहित्य के एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपना जीवन कला साहित्य के प्रति समर्पित किया है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूं जाने माने कला साहित्यकार रूप नारायण बाथम जी से, जो अलग अलग विधा में अब तक कई ऐसे महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत में मील के पत्थर होंगे। मैं नोएडा खबर में रूप नारायण बाथम जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। धन्यवाद। बाथम जी, ये बताइए कि आपने जो जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और जो साहित्य कला के प्रति जो आपकी रुचि पैदा हुई वो क्या आपके अपने पारिवारिक विरासत में थी या कोई ऐसा गुरु मिला जिसकी वजह से आपको इस क्षेत्र में आए? मैं कानपुर में पैदा हुआ 1943 में जी। और हमारा परिवार जो था वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और पढ़ाई लिखाई भी हमारी वहीं हुई। तो कला के क्षेत्र में कोई घर में ऐसा कोई वातावरण नहीं था। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, छोटी मोटी ड्राइंग बनाते हैं, ये सब करते रहे, कोई खास बात नहीं रही। लेकिन जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पेंटिंग में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था शुरू से, उस वक्त जो हमारे गुरु थे, एक प्रोफेसर सी भरतारिया थे जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के पास आउट थे, योग्य व्यक्ति थे। बाकी वो लोग काम थे, उनसे बड़ी प्रेरणा मिली हमको। और सिर्फ चित्रकला के क्षेत्र में ही नहीं, और भी जीवन के और जो दूसरे हिस्से थे उनमें किस तरह काम किया जाए, कैसे सफलता पाई जाए, इन सब चीजों के लिए उनसे बहुत प्रेरणा मिली हमको। और उसके बाद तो फिर जीवन संघर्ष किया। तो पहली बार आपने काम जो इस लाइन में शुरू किया तो सबसे पहले दिल्ली कब आप आए? दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ कानपुर में ही हमारी एक छोटी सी नौकरी थी। मैं कला अध्यापक था वहाँ पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन हमको चांस मिल गया यहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में, जो म्यूजियम है मॉडर्न आर्ट का। जी। क्योंकि हमारी शुरू से दिलचस्पी यही थी कि हम मॉडर्न आर्ट में हम आगे बढ़ें और ये सब सारे काम करें। तो इसी सिलसिले में यहाँ हमको जब जॉब मिल गया तो 1972 की बात है ये। तो यहाँ पर हमको म्यूजियम लेक्चरर का जॉब मिला। उसका काम ये था कि जो आर्ट के जो स्कॉलर आते थे उन लोगों को अपनी इंडियन आर्ट के बारे में असिस्ट करना, बताना, और भी दर्शकों को म्यूजियम के बारे में बताना, दिखाना, ये सब काम था। लेकिन उसी वक्त हमारे दिमाग में ये आया कि म्यूजियम में इतना बड़ा खजाना था जो कानपुर में नहीं था, ना यूनिवर्सिटी में था, ना कॉलेज में था। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे दिमाग में ये परिवर्तन आया कि जो हमने एमए की पढ़ाई में जो दिक्कतें उठाई हैं, आर्ट की टर्मिनोलॉजी या आर्ट की बहुत सी चीजों के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में, किताबें ना होना, मैगजीन ना होना, इन सब चीजों की जानकारी जो हमें मिली, यहाँ नए ढंग से हमें काम करने का मौका मिला। अच्छा। उसी वक्त हमारी ये दिमाग में कला क्षेत्र में लेखन का जो काम था, यानी आर्ट की बुक्स लिखना या आर्ट का लिटरेचर तैयार करना, इसकी प्रेरणा हमको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से ही मिली। अच्छा, तो ये काम कब शुरू किया और कितना समय लगा इसको पूरा करने में? ये सबसे पहला काम जो था 1972 से शुरू किया, आर्ट की टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो बिना ग्रामर के तो आप नहीं कुछ सीख सकते। जी। और कला की पारिभाषिक कोई डिक्शनरी या इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। जो भी कुछ था वो इंग्लिश में था। और हमने जो कि हिंदी में माध्यम से, हिंदी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करी है। जी। तो ये हमारा उद्देश्य था कि हम अपने हिंदी भाषी लोगों के लिए कुछ करें जो उनके पास नहीं है, उस मटेरियल को हम कैसे दें। तो सबसे पहला काम हमने किया कि पारिभाषिक कला कोश तैयार किया जाए, जो अंग्रेजी से अंग्रेजी में जो बातें पढ़ाई जा रही हैं उनको हिंदी में लाया जाए, उनके शब्दों को नए ढंग से जो सार्थक अर्थ है पारिभाषिक रूप से उनको प्रस्तुत किया जाए। तो ये सबसे पहला काम हमारा यहाँ से शुरू हुआ। इस दौरान आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले होंगे जिन्होंने आपको प्रेरित भी किया होगा और आप आज भी उन्हें याद करते हैं कि उनका कार्य बिल्कुल अलग तरह का था। अब देखिए, ये आपने सवाल बहुत जबरदस्त किया है। ये पारिभाषिक कला कोश जो हमने तैयार किया वो प्रिंट भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त डॉक्टर जोशी एक एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री, तब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, कल्चर उसका एक हिस्सा था।
तो डॉक्टर जोशी को जो हमने दिखलाया अपना काम कि मैंने ये काम किया है, तो बोले ये तो सिर्फ तुम्हारा चित्रकला और मूर्तिकला तक है, तो भारत में तो 64 कलाएं हैं, तो उनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो संगीत है, काव्य है, नाटक है, ये सब विधाएं जो कॉमन है उनके बारे में तो कुछ होना चाहिए। तो ये बात उनकी बहुत ही प्रेरणादायक थी। लेकिन अब संयोग आप समझिए कि वो करीब 15-16 साल 18 साल तक बात दबी रही, हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन मन में ये बात थी कि कला कोश ऐसा होना चाहिए जिसमें दूसरी कलाओं को भी शामिल किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने करीब 18-19 साल बाद हमने एक नया कोश बनाया जो ललित कलाओं को 17 कलाएं जिसमें हैं, इस कोश को हमने बनाया। और इसको देखिए, ईश्वर की कृपा समझिए कि भारत सरकार ने उसको रिकग्नाइज किया, 1.5 लाख रुपए का हमको पुरस्कार दिया, और आज वो उर्दू में उसका अनुवाद हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उर्दू प्रमोशन काउंसिल है वो उसको छाप रहा है। अब इसी सिलसिले में एक बात और बता दूं, जो पहला कोश था हमारा, ये कला का पारिभाषिक कला कोश, ये 1988 में छपा था पहली बार। अच्छा। वाणी प्रकाशन ने छापा था, उसको अच्छी पब्लिसिटी हुई। लेकिन वो चूंकि हिंदी भाषी था तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में यही चलता रहा। वो साउथ में नहीं जा पाया, बंगाल में नहीं जा पाया, महाराष्ट्र में नहीं जा पाया भाषा की वजह से। लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग में प्रयास ये रहा कि हम लोग इसको चाहते हैं कि वहाँ भी पहुँचे। तो ये जो अपना संस्कृत विभाग था, इनके लोगों से हमने प्रयास किया, और इनकी कृपा से आज ये कोश जो है देश की 21 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं, 22 हैं, उसमें हिंदी भी है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन सारी भाषाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका अनुवाद करवा रही है और उसको प्रकाशित कर रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि इसके लिए हमारी तरफ से भी आपको बधाई। धन्यवाद। उसका हिंदी संस्करण जो है जी, वो हमारे पास उसका कॉपीराइट था, तो उसको ये राजस्थान गवर्नमेंट का जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो उसको प्रकाशित कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो बाकी जो हिंदी में बहुत लोग काम करते हैं, आपकी जो हिंदी शैलियों से आपका जो काम है वो बिल्कुल अलग कैसे है? ये अच्छा सवाल है। दरअसल देखिए, भारत में तो हजारों क्या लाखों हिंदी शैली हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जी। किस्से, कहानी, दुनिया भर की चीजें लिखते हैं, करते हैं। लेकिन कला के क्षेत्र में या ये शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी खासतौर से एकेडमिक, इस मामले में बहुत कम लोग करने वाले हैं। और जो भी कुछ है वो अपने ओरिजिनल के नाम पे लिखने की कोशिश करते हैं। जी। दूसरी भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, मलयालम में, बंगला में क्या हो चुका है उसकी कोई चीज इकट्ठा करके हिंदी में नहीं देना चाहते। तो हमारा प्रयास ये था कि जो भी अच्छी चीजें हैं तो उनको हम संग्रहित करें और उसको हिंदी में प्रस्तुत करें। ये प्रयास हमारा था, और इसी वजह से हमने जो कुछ कोशिश काम करा है अपने क्षेत्र में, तो उसको यही ध्यान में रखा गया कि दूसरी भाषाओं में जिनकी हमको जानकारी थी या जो हमें दूसरे अनुवादित क्षेत्र में मिल सके, उनको हमने हिंदी में किया। और आज हमें कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आर्ट की जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें सबसे पहला नाम हमारा ही है। हमने उसमें जो काम किया है, और मुझे खुशी है उसको रिकॉग्निशन भी मिल रही है। अच्छा, जैसे उच्च शिक्षा में पहले कला की ज्यादा महत्वपूर्णता थी, लेकिन धीरे धीरे काफी काम बढ़ा है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अब नई शिक्षा नीति आई है। उस दौर में कला को उच्च शिक्षा में किस तरीके से स्थापित किया जाएगा? देखिए, ये अभी हमारे सम्मानीय मोदी जी ने ये नई शिक्षा नीति के लिए ज्यादा जोर दिया, बनाया है। हम लोगों ने भी इसमें सुझाव दिए हैं। हमारा तो चूंकि क्षेत्र सिर्फ चित्रकला से वास्ता है, जी। तो ये हम लोगों ने नई चीजें दी हैं, उनको सुझाव दिए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने माना है। जैसे हमें जो कला का जो भी हम लोग साहित्य रच रहे हैं, उसमें पूरी कोशिश ये है कि कला की शिक्षा पहली क्लास से शुरुआत करी जाए। अभी हमारे यहाँ 6th, 8th, 9th, 10th में चित्र, लैंडस्केप बनाना, ये सब छोटी आम बनाओ, इमली बनाओ, ये सब बताई जाती है। लेकिन कला का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि चित्र, आम, इमली और ये लैंडस्केप बनवा दिया गया। कला का जो रुचि है, कलात्मक रुचि पैदा कैसे की जाए, ये बच्चों को शुरू से करनी चाहिए। और उसी के लिए हम लोगों ने उनको प्रपोजल दिए हैं 6th क्लास ऑनवर्ड्स, किस तरीके से उनके अंदर कला भी रुचि पैदा की जाए, ताकि उनका मोह पैदा हो, एक कला के कलात्मक चीजें क्या है अपने समाज में और अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, कला का कैसे फायदा उठाएं। इन सब चीजों के लिए बाकायदा एक सिस्टमेटिक
कमेटी बनी है, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, जो भारत सरकार ने बनाई है कि कला का प्रचार प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से छोटे क्लासेस से कैसे शुरू किया जाए, ये हम लोगों ने उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, कला के क्षेत्र में खास तौर पर जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है वो तभी संभव है जब अन्य भाषाओं में उसके साथ समन्वय हो। तो जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो विभिन्न भाषाएं हैं उनमें समन्वय के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो आप प्रयास भी किए हैं, क्या है वो हमारे श्रोताओं को बताओ। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि हम जो भी हमारे देश के 12-15 जो स्टेट्स हैं जहाँ पर भाषाओं में बहुत सा काम हो रहा है, उनके लोगों को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे जी तब तक ये काम नहीं हो सकता। और उस जोड़ने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। अब आप ये समझिए कि भारतवर्ष में जैसे उत्तर प्रदेश है, जी जी, बिहार है, पंजाब है, यहाँ तो हिंदी बोली जा रही, मध्य प्रदेश है, लेकिन साउथ में तो 4 भाषाएं और चारों अलग अलग हैं, एक दूसरे से उनका भी संबंध नहीं। तो हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत हमारे नॉर्दर्न इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, उनके नाम हम पहले इकट्ठा करें, उनके ईमेल, उनका फोन नंबर, उनका पता। उसी तरह बंगाल के प्रोफेसर कैसे हैं, महाराष्ट्र में कैसे हैं। जब तक हमारे पास लिंक मीडियम नहीं होगा, जोड़ने का कोई साधन नहीं है, तब तक ये काम हो नहीं सकता। आप संपर्क, आप चाहते भी हैं कि त्रिवेंद्रम में कोई मलयालम भाषी स्कॉलर है, उससे हम बात करें, आपके पास कोई ना फोन नंबर है, ना उसका नाम है, ना कॉलेज का नाम नहीं है। तो ये तो डायरेक्टरी अलग से दूसरे विदेशों में तो है, इस तरह के हुईज हु है, अलग अलग फोटोग्राफर्स की डायरेक्टरी अलग है, पेंटर्स की अलग है, स्कल्पटर्स की अलग है, हमारे यहाँ इस तरह का कोई नहीं है। तो लिंक मीडिया जब तक हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। और इसी की शुरुआत हमने 8-10 साल पहले से कर रहे हैं। काफी लोगों को हमने इकट्ठा किया है, राजस्थान का, अपने भारत, उत्तरी भारत का, साउथ के भी लोगों को जोड़ा है, लेकिन अभी हमारे पास साधन इस तरीके के नहीं है। सोशल मीडिया इस काम में बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है अगर इस तरह जोड़े, क्योंकि जब तक जो चीजें बांग्ला में है, अगर उसका अच्छा साहित्य का अनुवाद हिंदी में हो, हिंदी का तमिल में हो, तमिल का तेलुगु में हो, तो आप देखेंगे सब एक दूसरे को परिचित होंगे, जानेंगे, समझेंगे, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और सांस्कृतिक एकता के लिए भी बहुत आवश्यक चीज है। बिल्कुल, ये आपने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के क्षेत्र के कलाकारों को नहीं जानते, और मेरा ये मानना है कि क्या एक ऐसी इंटीग्रेटेड एक म्यूजियम हो जिसमें अब तक कला के क्षेत्र में लोगों ने काम किया है, उनका कार्य उस म्यूजियम में दिखाई दे, वो देश भर का एक हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, इस तरह का भी होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो जरूरत की चीज है वो सरकारी संस्थानों का काम है ये। जी जी। जैसे हमारे यहाँ नेशनल ललित कला एकेडमी है, नेशनल म्यूजियम है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, कला के संस्थान बड़े हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं, वहाँ अधिकारी हैं, इसी काम के लिए हैं। जी जी जी। लेकिन एक कोई किसी भी संस्था ने इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि आज से 100-150 साल पहले किसी कलाकार जो मर चुका है उसका नाम पता पूछना चाहे, किसी संस्था के पास उनका कोई नाम पता रिकॉर्ड में है ही नहीं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि चाइना में 2nd सेंचुरी से लेके अब तक के जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं पूरे देश में, अच्छा, उनका डॉक्यूमेंटेशन है। यूरोप में 15 सेंचुरी से लेके आज तक का यूरोप के जितने भी शहर हैं, खासतौर से इटली, फ्रांस की बात बता रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन है, नाम पता, कब पैदा हुए, कब मरे, क्या काम किया, कहाँ उनका काम है, सबका डॉक्यूमेंटेशन। हमारे देश में नहीं है। इस काम को हमने व्यक्तिगत रूप से लेने की कोशिश करी, और 1750 से लेके कॉलोनियल पीरियड जो हमारे देश का था, क्योंकि उससे पहले जाने से हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है, जिसका नाम रखा है भारतीय चित्रकारों के नाम और उनका काम। इंग्लिश में है ये किताब, डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें 1750 से लेके 1950 तक का जितने भी भारत में हुए, भारत का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, उसमें पाकिस्तान भी था, सब 47 के पहले सिलोन भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल भी था। इन 5 देशों में जो आर्टिस्ट थे जिनको हम भारतीय कहते थे, उन सबका नाम का डॉक्यूमेंटेशन है, किस सन में पैदा हुआ, कब मरा, क्या किस तरीके का काम करता था, कार्य क्षेत्र उसका क्या था, बंगाल में था या लाहौर में था या उत्तर प्रदेश में था, इसका डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो छपा भी है। बहुत बढ़िया। अब ये आखिरी सवाल ये है कि एक तो क्योंकि व्यक्तिगत भी है और थोड़ा सा क्योंकि आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा शहर के बारे में आपका क्या विचार है, और साथ ही विमला जी से
कैसे आपका जो संयोग जो भी कहेंगे शादी का वो कैसे हुआ, और राजनीति के क्षेत्र में वो आज बहुत अच्छे स्थान पर हैं, और ये तभी संभव है जब आपका सहयोग मिला। जी हाँ, ये तो बात सही है। शादी हमारी 1973 में हुई और दोनों परिवारों के बीच आपसी संयोग था कि मुलाकात हो गई, बात हो गई, शादी हो गई और आज 50 साल होने को आ रहे हैं हम लोगों का। वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद है। आज वो राजनीति में है, अलग बात है, हमारा क्षेत्र कला का है, हम उसी में हैं, लेकिन दोनों का परस्पर आपसी सहयोग बहुत ज़बरदस्त है। वो हमारे काम में कोई दखल नहीं करती हैं, सहयोग देती हैं, उनके काम में तो हमारा दखल का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये आपका जो दूसरा सवाल है कि नोएडा के विकास के लिए हम लोगों ने बहुत से प्रयास किए। सबसे पहले हमने जब हम तो यहाँ से 70 से हैं, जब से नोएडा का जन्म हुआ है, 1970 में हम लोग आ गए थे, उद्योग में हम लोगों ने यहाँ स्टेब्लिश किया। लेकिन हम लोग रहते भी यहीं पर शुरू से ही आ गए, 80 में हम लोग यहाँ आ गए। हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे चुने हर किस्म के क्षेत्र के लोग दिल्ली से दूसरी जगह से यहाँ पर आए और रहने लगे, लेकिन कला और सांस्कृतिक जगत के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं था। तो अभी हम लोगों ने 15 साल पहले सेक्टर 58 में अपनी फैक्ट्री में ही हमने आर्ट की गैलरी कला मित्र के नाम से स्थापित करी, जिसमें हम लोगों ने पूरे नगर के कलाकारों को जोड़ा, उनकी पेंटिंग्स, उनके स्कल्पचर ये सब रखे, गोष्ठियाँ भी करते थे, प्रचार प्रसार काम करते थे। मीडिया ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब ये श्रीमती जी की वजह से, व्यस्तताओं की वजह से वो स्पेस जो था वो हम लोगों ने ख़त्म करना पड़ा। आजकल वहाँ दूसरा काम हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर नगर में आर्ट की गैलरीज, म्यूज़ियम, कल्चरल प्लेसेस इस तरीके के बनाए जाएं, तो यहाँ पर अब तो बहुत ज़्यादा इस वक्त 2022-23 में तो बहुत से लोग अपने दिल्ली से और दूसरे देश के अलग अलग भागों से आ गए, क्योंकि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं। तो ये बहुत विकास का बहुत संभावना है। ग्रेटर नोएडा हमारे साथ जुड़ गया है, नोएडा एक्सटेंशन जुड़ गया है, तो यहाँ संभावना बहुत है। तो सरकारी संस्थाएं तो यहाँ बनी हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम के जो हिस्सा था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, लेकिन आम जनता के मिलने और बैठने के लिए, कलाकारों के लिए कोई अभी स्थान नहीं। एक जो नोएडा हाट बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह कोई प्रोविजन नहीं है। अगर ये यहाँ पर व्यवस्था हो जाए तो बहुत बड़ा योगदान होगा नोएडा का पूरे देश की कला संस्कृति के विकास में। आपने बहुत अच्छी बातें की, और बहुत बढ़िया कला साहित्य के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आपका जो मार्गदर्शन है वो प्रेरणाप्रद होगा। आपने noidaKhabar.com से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थे रूपनारायण बाथम जी, जिन्होंने कला साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और अभी भी वो अपने मिशन पर कार्य कर रहे हैं। उनका सपना है कि देश में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पूर्व से पश्चिम तक सभी कलाकारों को आपस में समन्वय का मौका मिले, सारी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के साथ अनुवाद के जरिए एक दूसरे का ज्ञान ट्रांसफ़र हो। ये बहुत बड़ी बात है। अगले बार किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए noidaKhabar.com। मैं विनोद शर्मा, धन्यवाद।